तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। और आज से हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ दिन तक चलेगी ये। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर बीच में कोई भी सेशन अगर मिस होता भी है तो वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, है ना। क्योंकि बीच में नहीं तो हो सकता है एक भी सेशन मिस होएगा तो पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं जा पाएगा। तो इसलिए कुछ दिनों तक ये सीरीज चलेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, और क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों समझना है। क्योंकि हमने देखा है इस संसार में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, नॉलेज देती है लेकिन ये नहीं बताती कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे नॉलेज लेता है ना। अगर यही नहीं पता कि ह्यूमन बीइंग का नॉलेज लेने का तरीका क्या है तो कोई कुछ भी दे देगा है नहीं। इसलिए आप देखो फिर क्या होता है, हमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें जाननी चाहिए थी वो पता नहीं होती। बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में डाल दी जाती है और हम जिस पर विश्वास कर लेते हैं हम समझते हैं हाँ वही चीजें ठीक है। और विश्वास कैसे हो जाता है, जिसके साथ आप रहोगे शाम टाइम बिताएंगे आप देखेंगे विश्वास होने लगता है उस पर हर। इसलिए तो आप देखो इस संसार में इसका प्रूफ ये है कि हर तरीके के लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो वो उन जैसे विश्वास हो जाता है, खराब लोगों के साथ रहते हैं तो उन जैसा संगत हो जाती है। तो ये क्यों हो जाता है, ये क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन बीइंग कैसे नॉलेज लेता है उसका पता नहीं है। तो इसलिए आज इस पर डिस्कस करेंगे। और आज भगवत गीता का जो श्लोक है फर्स्ट चैप्टर का 12th वर्स उसको पढ़ते हैं और फिर आगे हम चलते हैं उसमें। तो ये श्लोक है, तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखदद्मो प्रतापवान। तो ये श्लोक, अब ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, अब ये संजय फिर द्वारा आप बता रहे हैं। अभी तक दुर्योधन के बारे में बताया, दुर्योधन ने क्या किया, पांडवों की सेना के बारे में पहले बताया कि इनकी ये शक्तिशाली है। फिर उसके बाद क्या बताया, उन्होंने अपनी सेना, कौरवों की सेना, अपनी सेनाओं के बारे में बताया और बताया कि हम ज्यादा पावरफुल हैं। और इस तरीके से वो ये कहने मतलब है ये इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं कि हाँ हम जीत जाएंगे। उसके बाद अब संजय बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि अब उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बता रहे हैं कि तब कुरु वंश के वयोबद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध प्रतामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जब देखा कि दुर्योधन थोड़ा फ्लैटरिंग कर रहा है तो दुर्योधन को थोड़ा सांत्वना देने के लिए भीष्म देव ने क्या किया, शंख बजाया। और वो शंख बजाया और परपट प्रभुपाद
शिला प्रभुपाद इस परपट में कुछ लिखते हैं, वो पढ़ते हैं, और फिर ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, द नॉलेज गेनिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझते हैं कि कैसे किस तरीके की नॉलेज हमें लेनी चाहिए, तो हम एब्सोल्यूट चीजें समझ सकते हैं। 100% एक लिविंग एंटिटी जीवात्मा 100% नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ जहां तक पॉसिबल है वहां तक, जिससे कि हम धोखा ना खाएं किसी से, तो वो कितना समझ सकते हैं वो समझते हैं। तो परपट में लिखते हैं, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दया बस उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। ठीक है, शंख बजाया, और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन्होंने जब शंख बजाया, शंख के कहने का मतलब है व्यक्ति के फेस से पता चल जाता है, इसलिए ये कहावत है ना इंग्लिश में, इंडेक्स, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। माइंड में क्या चल रहा है वो फेस से पता चल जाता है, क्योंकि माइंड में जो भी चल रहा होगा, चिंता होगी तो एकदम फेस पे एकदम चिंता युक्त व्यक्ति होगा, कितना भी वो आर्टिफिशियली खुश रहने का प्रयास करे, लेकिन वो अपने मन की स्थिति को बाहर आने से रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर उन्होंने शंख बजाया, इन्होंने भीष्म पितामह ने, और फिर भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो उन्होंने इस तरीके से बजाया जिससे कि ऐसा लग रहा है, और भीष्म पितामह आप देखेंगे भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, और लेकिन वो उनके अपोजिट पार्टी में हैं। उनको भी पता है, भीष्म पितामह को भी पता है कि हम जीतेंगे नहीं क्योंकि कृष्ण जिस साइड में वो उसी की तरफ विजय होती है, ये भीष्म पितामह को भी पता है। लेकिन उनका क्या रीजन था, क्यों उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, वो अलग मैटर करता है, उसके लिए महाभारत आपको पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन उन्होंने दुर्योधन को अपने शंख से ये बता दिया, देखो हम लड़ेंगे तो, लेकिन आप विजय की उम्मीद मत करो। उसके बाद फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो क्योंकि वो कर्तव्य से बंधे हुए थे, ऑल्दो हाईएस्ट कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, लेकिन वो अलग मैटर है कि वो क्यों उस समय दुर्योधन के लिए लड़े, है ना। तो उनके अपने प्रोमिसेस थे अपने फादर के, तो उसकी वजह से कुछ था, है ना, इसकी वजह से वो कौरवों का साथ दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि दुर्योधन को युद्ध में जीतने की कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब कोई व्यक्ति सोचेगा, ऐसे व्यक्ति सोच सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है ना, बहुत सोचता है, मेंटल स्पेकुलेशन करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग तो शास्त्रों पर विश्वास ही नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं हाँ हम क्यों विश्वास करें, हम तो देखने में ही विश्वास करते हैं, ये सब शास्त्र क्या है, माइथोलॉजी है, क्यों हम एक्सेप्ट करें, हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं लोगों के इन मैटर्स पे कि भीष्म पितामह आप कैसे बोल रहे हैं कि ये भगवत गीता ऐसे कैसे लिख दी गई, हम क्यों विश्वास करें उस पर। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि भगवत गीता तो जस्ट ऐसे ही किसी व्यक्ति ने लिख दी है ना। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस सीरीज में मिलेंगे कि किस तरीके से हम बोनाफाइड नॉलेज ले सकते हैं और विदाउट किसी व्यक्ति के भ्रमित किए हुए। तो वो कौन सा तरीका है, किस तरीके से करते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये इसमें। क्योंकि अब किसी व्यक्ति के हृदय में क्या है ना, वो कौन जान सकता है, कोई जो व्यक्ति है वही जान सकता है, और कौन जान सकता है, या फिर जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है उसके हृदय को, है ना, उस हृदय को तो भगवान जानते है नहीं तो उसके हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान तो हमारे से अभी रेसिप्रोकेट कर नहीं रहे, तो हम कैसे जान पाए, है नहीं। भगवान से भी मीटिंग करके पूछ ले, नहीं तो उनके हृदय में क्या चल रहा है नहीं। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के बारे में, आउटर कवरिंग के बारे में जान सकते हैं, उसके इंटरनल क्या चल रहा है उसके बारे में हमारे एक्सेस नहीं है। लेकिन और कैसे, तो फिर कैसे, तो फिर लोग बोलते हैं तो फिर कैसे, हाँ उस समय आप थे, ऐसे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप महाभारत के समय थे तो आप ऐसे बता रहे हैं, है ना इस तरीके के प्रश्न होते हैं। तो इन सब के प्रश्न के आंसर इस सीरीज में एकदम एक तरफ से सिस्टमैटिकली हम प्रयास करेंगे इस सेशन में।
तो ये है नॉलेज गेनिंग प्रोसेस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम मतलब एक मनुष्य या कोई भी जीवात्मा कैसे समझता है, कैसे ज्ञान लेता है, कैसे समझता है चीजों को, और क्या और वो प्रोसेस यानी नॉलेज गेनिंग प्रोसेस क्या है, समझने का मतलब क्या है, ज्ञान किस तरीके से ले रहा है, पहले ये तो समझें। अभी हमको यही नहीं पता कि हम ज्ञान किन किन तरीके से लिया जा सकता है। हमें तो बस ये पता है कि बस यूनिवर्सिटी में पढ़े, या फिर घर वालों ने कुछ बता दिया, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ उससे समझ लिए, है ना, मतलब जो भी, या फिर किसी पड़ोसी ने हमको बता दिया, कुछ भी बता दिया, तो कुछ भी हमारे कान में जा रहा है हम समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कान में जाएगा तो वो असर करेगा हमारे कान में। एक लंबे समय तक हम कुछ भी श्रवण करेंगे, कुछ भी इंटरनल सिस्टम में जो भी जाएगा, फिर क्या वो प्रभावित करता है एक समय बाद, है ना। ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं हम मेरे देखने से, मेरे सुनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो कौन सी प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो अब आप देखेंगे, अब जनरली अगर देखा जाए तो देखो एक मनुष्य कैसे नॉलेज लेता है। तो आपने देखा होगा, अगर देखना, क्योंकि केवल देखना ही नॉलेज लेना नहीं है, केवल पढ़ना ही नॉलेज लेना नहीं है, केवल जो हम ह्यूमन बीइंग के पास 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं जिनसे कि एक व्यक्ति नॉलेज गेन करता है। वो 5 सेंसेस क्या हैं? आईज, आंखें, कान। आंख से व्यक्ति क्या करता है, किसी भी फॉर्म को देख सकता है, परसीव करता है, और वो परसीव होती है, फिर माइंड में प्रोसेस होती है, वो अलग मैटर है। बट पहली इनपुट डिवाइसेस है, पहली नॉलेज गेनिंग सेंसेस क्या है, ये 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति नॉलेज लेता है। आंख के द्वारा क्या है, किसी फॉर्म को देखता है, कान के द्वारा साउंड वाइब्रेशन सुनता है, साउंड वाइब्रेशन सुन के फिर कुछ प्रोसेस होती है, और नाक नाक के द्वारा सूंघता है, मतलब स्मेल आती है, वो भी तो एक ज्ञान ही है। तभी तो पता चलता है कि अरे ये कैसा है, कोई प्रसाद स्वादिष्ट है, कैसा है, स्मेल करके पता चल जाता है, या फ्रेग्रेंस आ रही है किसी फूल के सूंघने से, या फिर कहीं पर कोई सड़ा गला पदार्थ पड़ा है तो स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, तो उससे पता चलता है ना, नाक भी हमें आइडेंटिफाई कराती है। तो ये 3 है, 3। और उसके बाद क्या होता है, टंग। टंग क्या करती है, ये भी क्या है, नॉलेज गेनिंग सेंसेस है। इससे पता चलता है कि कोई भी पदार्थ जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो स्वादिष्ट है या कैसा है, ये टेस्ट पे डिपेंड करती है, ये टंग आइडेंटिफाई करती है। और 4th सेंस कौन सी है, स्किन। स्किन से क्या होता है, टच सेंसेस से पता चलता है, जैसे टच स्क्रीन होती है ना मोबाइल में, उसी तरीके से हमारी स्किन पूरी क्या है, टच सेंसेशन काम करती है। इसीलिए तो आप देखो, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा कांटा लग जाता है तो एकदम लगता है ना, दर्द होता है पूरे बॉडी में, है ना, जहां पर होता है। तो ये टच स्क्रीन की तरह काम करती है हमारी टच सेंसेशन। तो ये 5 क्या है, नॉलेज गेनिंग जो सेंसेस हैं, ये इंद्रियां क्या करती है हमारे इस ह्यूमन बीइंग जो हम हैं ह्यूमन बीइंग, उस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नॉलेज जा रही है, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से ही व्यक्ति क्या करता है, नॉलेज लेता है। ठीक है। तो अब इन जिन नॉलेज से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर्स, ये 5 जो नॉलेज गेनिंग सेंसेस हैं, इनसे जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं। अभी हम आज ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में आज हम ये ओवरव्यू डिस्कस करें कौन कौन से तरीके हैं जिनसे नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस कहाँ तक वैलिड है, ये इस प्रोसेस से कहाँ तक नॉलेज लिया जा सकता है, और ये प्रोसेस कहाँ अप्लाई की जा सकती है, और ये तो उन प्रोसेस में डिटेल से बात करेंगे। फिर फाइनली एक सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों में बेस्ट प्रोसेस कौन सी है जो हमें एब्सोल्यूट नॉलेज दे सकती है, जिससे हम बहुत ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। तो और उनको क्या प्रोसेस सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 5 नॉलेज जो सेंसेस हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर नॉलेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि डायरेक्टली क्या कर रही है, ये एनवायरनमेंट के साथ ये 5 सेंसेस डील कर रही हैं। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। तो पहला तरीका जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग नॉलेज गेन करता है इस एनवायरनमेंट से,
उसको बोलते हैं क्या? डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि सेंसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसमें, और सेंस परसेप्शन मतलब परसीव कर रही हैं, नॉलेज अंदर सिस्टम में डाल रही हैं। तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या हुआ? डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो प्रोसेस है, क्योंकि आगे एक एक तरीका ये हमें आना चाहिए। तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन का मतलब समझ में आया? क्लियर? क्या कि 5 जो नॉलेज गेनिंग सेंसेस हैं एक ह्यूमन बीइंग के साथ, उससे जो भी डायरेक्टली नॉलेज, जैसे मान लो आंख से जो भी देख रहा है तो डायरेक्टली देख रहा है, उसे किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रही। आप देखो, उसका अपना सिस्टम है, खुद ही देख रहा है, खुद की इंद्रियां है और खुद देख रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। ठीक है, ये पहला मेथड हुआ। नेक्स्ट अब क्या है? अब दूसरा मेथड है कि जब ये नॉलेज इन इंद्रियों के माध्यम से जाती है अंदर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो डायरेक्टली ये गया। अब दूसरा क्या है कि जब ये कोई नॉलेज समा और दर ये सेंसेस के थ्रू चली गई, अब वो अंदर कैसे प्रोसेस होती है, मतलब क्योंकि माइंड के द्वारा, अब इसलिए तो भगवत गीता में बताया गया कि इन इंद्रियों से भी ऊपर क्या है? मन है ना। इसलिए मन, जो भी हम नॉलेज इन सेंसेस से नॉलेज लेते हैं, उनको कौन प्रोसेस करता है? मन प्रोसेस करता है। तो जो मन प्रोसेस नॉलेज करता है, मतलब उसके ऊपर जो डिसाइड करता है, या फिर जो फाइनली, जैसे मान लो हमने देखा ये खट्टा है या बुरा है या कैसा है, फिर इसके बाद ये माइंड क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि क्या करें इसके बारे में, आगे फर्दर प्रोसेस है। जैसे हमने देख लिया ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, उसके बाद वो थोड़ा सोचेगा। इसके बाद जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि किसी कमरे में आवाज आ रही है, बहुत मार पिटाई की, एकदम धड़ाम धड़ाम। तो अब ये हमारी साउंड वाइब्रेशन कान सुन रहा है, बस देख तो पा नहीं रहे। तो अब यहाँ पे क्या है? अब ये मन क्या करेगा? साउंड आ रही है, अब मन क्या करेगा? इसने पहले जो ये वाली साउंड सुनी होगी जहां पे, जिन जिन माध्यम से, उनसे ही कंपैरिजन करेगा कि ये हो सकता है टीवी सीरियल चल रहा हो, या फिर 2 व्यक्ति फाइट कर रहे हो, या फिर हो सकता है ड्रामा का रिहर्सल चल रहा हो, कहने वाला कई तरीके से वो प्रोसेस करेगा। ये है तरीका कौन सा? दूसरा। उसको बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है, मेंटल स्पेकुलेशन, क्योंकि इसमें माइंड ने क्या किया? साउंड वाइब्रेशन से सुना, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा उसको, तो एग्जैक्टली पता करने के लिए क्या है? उसने स्पेकुलेट किया। तो स्पेकुलेट किया मतलब गैस किया माइंड ने। अब देखो, माइंड का काम है, इसलिए बोला जा रहा है मेंटल स्पेकुलेशन। ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से नॉलेज लिया जाता है। और मान लो किसी व्यक्ति ने भी हमको कुछ बताया, कुछ केस बताया, तो उस पर भी हम क्या करते हैं? स्पेकुलेट करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर माइंड के द्वारा क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये वाला भी केस हो सकता है, ये वाली हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका, जिसमें क्या करता है? माइंड नॉलेज को किसी मीडियम से, या तो ये डायरेक्ट सेंस परसेप्शन से किसी भी लिया होगा, या फिर एक तीसरा मेथड है उससे लिया होगा, फिर ये दूसरा मेथड क्या है? प्रोसेस करता है उसके बेसिस पर। तो ये क्या है? दूसरा तरीका। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ? डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। दूसरा तरीका क्या हुआ? मेंटल स्पेकुलेशन। और थर्ड, अब एक तीसरा तरीका है इसके अलावा भी। आप सोचेंगे एक तीसरा तरीका क्या होता है? है नहीं, लेकिन आप सब यूज करते हैं उस मेथड को, लेकिन आपको पता नहीं, उसका नाम नहीं पता। बस आप ये तीनों मेथड यूज करते हैं लाइफ में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम कैसे, पता नहीं चलता ऐसा कि कब हम यूज कर रहे हैं कौन सा तरीका, क्योंकि सेंसेस तो हर समय कर रही है, वो तो हर समय ही हम नॉलेज ले रहे हैं, और ये मेंटल स्पेकुलेशन भी हमेशा ही काम कर रहा है, और तीसरा मेथड भी हमेशा काम करता है, क्योंकि हमने कभी ये जाना नहीं। और ये इस तरीके की नॉलेज आप देखो कहीं पे भी एजुकेशन सिस्टम में, हमारे किसी भी पूरे वर्ल्ड में इस एजुकेशन सिस्टम में अवेलेबल है नहीं, शिवाय हमारे स्क्रिप्चर्स के अलावा। तो तीसरा मेथड क्या है? तीसरे मेथड में आप देखेंगे कि आप लेते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल बताना चाहूंगा। देखो, आपको मान लो गए कहीं पर सब्जी मार्केट, और हम क्या करते हैं? जब भगवान के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं,
है ना। और तो क्या होता है, जनरली ये देखा गया है कि क्या होता है कि जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं तो कोई सब्जी वाला भी बोलेगा कि हाँ हाँ भगवान तो ऐसे होते हैं क्या है, और हम क्या करते हैं, हम दूसरे अरे यार ये तो बड़ा ज्ञानी है व्यक्ति बात कर रहा है, आप देखो। और अगर हमें जनरली क्या हो, अगर हमें मान लो कोई घर बनवाना है ना, तो घर बनवाना है और तो हम बड़ी रिसर्च करते हैं, बड़ा अच्छा सा आर्किटेक्ट खरीद वो देखेंगे कि अच्छा हमारा डिजाइन बनाएगा, और आर्किटेक्ट के बारे में देखेंगे कि उसने कहाँ से इसने डिग्री हासिल की है, कितना एक्सपीरियंस है उस पर, है ना। हम देखते हैं कि नहीं देखते इसमें इसमें जब हमें घर बनवाना है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो क्या है, हम हर व्यक्ति की बात सुनने लगते हैं। मतलब भगवान के बारे में हर व्यक्ति जानता है हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलने लगता है, और हम क्या करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति से नॉलेज ले लेते हैं। यह तरीका क्या हुआ, क्योंकि विश्वास होएगा तो हम नॉलेज ले लेंगे उससे। इस मेथड, ये एक तरीका है। इस तरीके को क्या बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं थर्ड पार्टी एक्सेस। मतलब किसी अदर सोर्स से हमने क्या किया, नॉलेज को बोरो किया, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एक्सेस। तो ये तीन तरीके हैं। अब ये तीन तरीके कौन से रिलायबल हैं, कहां किनका लिमिटेशन है, कैसे कहां पर कैसे वर्क करेगा, वो अलग मैटर करता है। वो अदर आज के सेशन का मैटर नहीं है, वो कल परसों अदरसों जो भी सीरीज जब तक चलेगी तब तक हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। लेकिन आज हमने ये डिस्कस किया कि तीन मेथड हैं जिनसे कि एक व्यक्ति, इन तीनों मेथड्स के अलावा कहीं से नॉलेज व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। यही सारी नॉलेज गेनिंग तीन तरीकों में, तीन वे में डिवाइड किया जा सकता है, इनके अलावा कोई तरीका नहीं। हाँ, इनके अंदर बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं, बट ब्रॉडली ये तीन मेथड्स हैं जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नॉलेज लेता है। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जिसको आपको याद हो जाए, और फिर हम जब पर्सनली मिलेंगे तो हम पूछेंगे आपसे कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला मेथड, अब देखो बड़ा आसान है याद करना, कठिन नहीं है। पहला मेथड, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली पहले कैसे नॉलेज लेता है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नॉलेज गेनिंग सेंसेस हैं। तो नॉलेज गेनिंग सेंसेस से डायरेक्टली व्यक्ति क्या करता है, नॉलेज लेता है। तो इस मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, और अगर हिंदी में या संस्कृत में बोले तो इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रमाण मतलब वो तरीका। तो हिंदी में इसको ये बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है तरीका कौन सा, जिसमें क्या करता है, अब ये जो मेंटल स्पेकुलेशन है ये क्या करता है, ये दोनों मेथड पे डिपेंड करता है, अलग से कुछ नहीं कर सकता। या तो इसमें पहले से थॉट्स होंगे पुरानी लाइफ्स के तो उनको प्रोसेस करेगा, या फिर डायरेक्टली अभी कुछ देखेगा उसको प्रोसेस करेगा, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे थर्ड व्यक्ति से हमने लिया नॉलेज लिया उसको प्रोसेस करेगा। तो मेंटल स्पेकुलेशन क्या करता है, इसका काम है माइंड से बस सोचना और गैस करना। ये क्या है, इसलिए गैस करता है, स्पेकुलेट करता है, इसलिए बोला जाता है इस मेथड को क्या, मेंटल स्पेकुलेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब अनुमान लगा रहा है, गैस कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड सीधा किसी सोर्स पे डिपेंड करता है, किसी तीसरे व्यक्ति पे डिपेंड करता है, किसी तीसरे सोर्स पे डिपेंड करता है कहीं से भी, और वहां से नॉलेज लेता है। तो ये पूरे तीन तरीके हैं। अब हम एक एक करके कल हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सेंस परसेप्शन या प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे, कहां तक नॉलेज दे सकता है, इसकी कितनी लिमिटेशन है, अगर उस लिमिटेशन से बियॉन्ड इस मेथड को यूज करेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये जो जितनी भी मॉडर्न जो हमारी साइंस है या फिर हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका भी देखेंगे कि ये इसका क्या रेंज है, कहाँ तक नॉलेज दे सकता है वो। क्योंकि आजकल हम क्या है, साइंस पर बड़ा विश्वास होता है ना, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि उसका लिमिट क्या है ना। लिमिट नहीं पता होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गलत नहीं है कि विश्वास करना गलत नहीं है, विश्वास
बट ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस मेथड का कितना लिमिटेशन है और कहाँ तक नॉलेज दे सकता है। तो फिर नहीं तो फिर क्या हुआ, हम आंख बंद करके उस पर विश्वास करने लगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम कैसे काम करता है और ये कैसे नॉलेज अंदर लेता है। ये 3 तरीके हमने आज ये डिस्कस की हैं, केवल ओवरव्यू है और इन तरीके में डिटेल में कल हम डिस्कस करेंगे, आगे आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।